सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल के मिडल ईस्ट मैटर्स के खसूसी एपिसोड के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी और मेरे साथ हैं डॉक्टर सईद रिड साहब। डॉक्टर साहब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हमारी ये नशिस्त कल सुबह जुमे के दिन जो ईरान पर इसराइल के फ़ौजी हमले हुए हैं, उसके तनाज़ुर में है। डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ हैं इंडिया-पाकिस्तान ताल्लुकात पर, तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर या बुनियान मंसूर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इसमें और जो कुछ इसराइल और ईरान के दरमियान कल से चल रहा है, उसमें कितनी मुमासलत पाई जाती है? और क्या ये हिंदुत्व और सहूनियत दोनों मिलकर अपने-अपने जो बयान करदा मकासद हैं, उनकी तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं। मसलन मोदी और उसकी हुकूमत का पाकिस्तान के खिलाफ जो इक़दामात हैं और ये जो बयानात हैं कि हम पाकिस्तान से कश्मीर को छीन लेंगे वगैरह-वगैरह। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत जो ये कह रही है कि हम गज़ा को मलिया-मेट कर देंगे और लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे और खित्ते में अपने दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। और आज रात तो उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा है कि ईरानी अवाम उठ खड़े हुए हों और उनका काम है कि उनका काम है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। इस तकरीर में और वो मोदी साहब ने जो तकरीर की है 4-5 दिन पहले बिहार में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी नौजवानों को उठना चाहिए और अपने मुल्क में अपनी फ़ौज के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। तो ये जो बयानिए की जंग एक किस्म की बनाई जा रही है इसराइल की तरफ से, ज़ायनिस्ट इज़राइलियन एंटिटी, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुत्व और हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, उनमें कितनी मवासलत है उनके बयानात और उनके नज़रियात की हद तक, और दूसरा ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनमें कितनी मुमासलत है। इन्हीं मौज़ूआत पर हम डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब की महारत का मौज़ू है इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात, उसकी चाहे वो जंगी तारीख है या चाहे वो अ, अमन की तारीख या अमन की कोशिशों की तारीख है। डॉक्टर साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपका। ये जो मैंने प्रोग्राम के तारुफ में जो एक किस्म का बैकग्राउंड आपके सामने रखा है और अपने नाजरीन के सामने रखा है, इसको देखते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हम कल सुबह से देख रहे हैं, उसमें और जो कुछ पिछले महीने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, 6-7 मई की रात से शुरू होने वाला जंग जंग जी। या क्राइसिस या एस्केलेशन जो 10 मई की शाम 5 बजे तक रही, इसमें पहले तो ये दिखाएँ, हमें बताएँ कि इसमें मुमासलत कितनी है, इसमें जी। कितने इत्तफ़ाक़ात? जी, ये मेरे ख़्याल में हमें जो अभी बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में जो चीज़ इस वक़्त चल रही है, उसको देखने की ज़रूरत है और दोनों में वो एक यकसाँ है। जी, और वो ये है कि अब इंटरनेशनल लॉ जिस तरह से पहले हमने देखा है, उस तरह से उसकी रिस्पेक्ट और उस तरह से वो नहीं हो रहा। जी, और आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा लगता है कि जैसे यूएनओ कोई मायने नहीं रखती, इंटरनेशनल लॉ की कोई मीनिंग नहीं है और उसमें फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो दोनों तरफ से आप देखें, उसको वही बात कही गई है जी, जी। कि ये हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। जिस तरह से ईरान ने अभी कहा है कि भई हम बेसिकली हमने इस वजह से किया है। इसराइल ने इसराइल ने जिस तरह से कहा है कि हमने ईरान पे हमला इस वजह से किया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने वाला था और हम उसको रोकने के लिए जो है वो हमने ये काम किया है। ठीक। और उसके लिए हमारे पास यानी ये राइट है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डॉक्ट्राइन जो है ये बज़ाते खुद दोनों तरफ आप देखें को इम्प्लीमेंट हुई है। इंडिया ने भी ऐसे ही कहा था कि जी, पाकिस्तान से चूँकि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उनको रोकथाम करने के लिए बिल्कुल। व और उसमें इवन इंडिया ने तो ये कर दिया ना कि आपको प्रूफ़ की ज़रूरत भी नहीं है, हुँ, सिर्फ़ आपने इल्ज़ाम लगाना है और इस इल्ज़ाम के बुनियाद पर आप जो है वो एक्शन ले लेते हैं ठीक। और जंग शुरू कर देते हैं। अब ये बहुत ही डेंजरस किस्म की एक चीज़ हुई है। मेरे ख़्याल में इसको हमें देखने की ज़रूरत है इंटरनेशनल लॉ के वो जो कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि ये जो डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अब देखें इंटरनेशनल लॉ में जो हमारे जो कानून है उसके हिसाब से आपके पास राइट ऑफ डिफेंस है, ठीक, राइट ऑफ ऑफेंस नहीं है। सही। और जो कि केलॉग ब्रायन पैक्ट में था कि आप सिर्फ जो है वो डिफेंस कर और फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस और आप यूनाइटेड नेशंस में ये एक्सेप्टेड है। अच्छा, अब दुनिया में जंगें तो हुई हैं, लेकिन उसमें ये फिर मोरल अथॉरिटी जो है उसकी रहती है कि आप जब जंग करते हैं तो आप उसको डिफेंस के तौर पर प्रूव करते हैं।
आप ठीक, चाहे ऑफेंस भी कर रहे हो, लेकिन हाँ, आप कहते ऐसे हैं कि जैसे आप कोई डिफेंस कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें ये इंटरनेशनली, क्योंकि आपको फिर साबित करना पड़ता है कि अगली तरफ से कोई प्रोवोकेशन हुई है, हुँ, जिसको आपने डिफेंड किया है। ठीक, और इस केस में भी और इंडिया वाले केस में भी प्रोवोकेशन नहीं थी, हाँ, और वो प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, अब जब आपके पास ये प्रॉब्लम आता है कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप अगली साइड ने प्रोवोक किया और आपने उसको डिफेंड किया, हुँ, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप कहते हैं कि हमने किया है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। सही, अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डॉक्ट्राइन जो है, इसकी भी हिस्ट्री है। हमें ज़्यादा याद आता है जो है वो बेसिकली, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान पे जब अमेरिका ने 2001-2002 में हमला किया था, जब ये उसामा बिन लादेन वाला ये सारा चक्कर चला था, उसके बाद तो उन्होंने कहा था कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। लेकिन इसकी जो असल जो इसके जो यानी पायनियर हैं, वो जो है वो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर मेनचम बेगिन हैं। हुँ, और वो 1981 में फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो न्यूक्लियर वाला ये जो अभी, अब मैं अब उसको कनेक्ट करूँगा कि ये जो अभी हुआ है, ये उसी हिस्ट्री की जो है वो एक तरह से रिवाइवल है। सही और है, वो जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो पायनियर अमेरिका नहीं बल्कि इस्राइल है। हुँ, और वो जो है वो बुश नहीं बल्कि मेंचम बेगिन है। हुँ, और उन्होंने जो है वो उस वक़्त जो है इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया था। उसकी डेट मैं आपको बताता हूँ, जून 7 1981 हुँ, एग्ज़ैक्ट। और उसमें अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने हमला किया था और उसको फिर पब्लिकली उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डिफेंड किया था, यही वर्ड कह के कि ये हमने, बल्कि मैं आपको उनके जो स्पेसिफिक वर्ड है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक काउंटर प्रोलिफरेशन पॉलिसी, ये बल्कि उनकी, जिसको हम कहते हैं कि बेगिन डॉक्ट्राइन के नाम से याद किया जाता है। तो मसलन जो कल सुबह ईरान पर इसराइल का हमला हुआ है, इसके सुरख़ैल या इसके रूह रवां या इसके नज़रिया साज़ जी, नेतन्याहू नहीं है, बल्कि बेगिन है। प्राइम मिनिस्टर बेगिन है। उन्होंने 81 1981 में। में, जून 1981 में जो इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया था, उसके लिए उन्होंने दुनिया को यही जस्टिफिकेशन दी थी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और उसमें बल्कि उस वक़्त से ये पॉलिसी है इराक की, और जो बेगिन डॉक्ट्राइन है वो ये है कि इस रीजन में, यानी वो सिर्फ़ ईरान या इराक स्पेसिफ़िक नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में कोई भी न्यूक्लियर बम बनाएगा या उसकी कोशिश करेगा, तो उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के या प्रीएम्प्टिव का मकसद है कि कुछ बनाने से पहले हम उसको एक्ट करेंगे, एक्शन में आएँगे और उसको तबाह करेंगे। और ये हमारे पास राइट है, क्योंकि हमें डिफेंस का राइट है। अब ये बड़ा अजीब-सा डिफेंस है वैसे कि इसराइल का राइट टू डिफेंड सेल्फ डिफेंस जो है, हाँ। वो बहुत बुरी बहुत तरह ही बहुत पिट ही नहीं गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बड़ा अजीब-सा है, यानी एक छोटी-सी स्टेट है, क्योंकि आप उनका असल में मसला ये है कि उनके मेंटल जो ब्लॉक है उनके अंदर, हाँ, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ, यानी आप देखते हैं कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो, जिसको हम दुनिया भर में हमें पता है कि जिस तरह से यानी जब 19 सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनके साथ जो कुछ हुआ, उस यूरोपियन जूस के साथ जो नाज़ियों ने किया। जी, जो नाज़ियों ने जो कुछ किया, जो होलोकॉस्ट हुआ। अब होलोकॉस्ट की जो मेंटालिटी है, वो उनका सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है उनका, मेरे हिसाब से एक मेंटल उनका ब्लॉक है। और वो उन्होंने आके ज़बरदस्ती एक कंट्री बनाई है उस रीजन में जहाँ पे उनका कुछ नहीं था। और उनको पता है कि सारे जो उनके सराउंडिंग स्टेट्स हैं, कोई भी उनसे खुश नहीं है। इस वजह से उनको बार-बार ये खतरा होता है कि हम उनके साथ कुछ होगा। और इस वजह से कोई भी चीज़ होती है तो वो, यानी क्योंकि पहले से आपके दिमाग में एक तरह से है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो हमारे खिलाफ हो रही है। तो इस वजह से वो फिर उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से, और यहाँ पे जो ये देखें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का डॉक्ट्राइन दुनिया में पहले कभी नहीं था। यानी डिफेंस, जिस तरह केलॉग-ब्रायन पैक्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये कहते हैं कि भाई आप डिफेंस कर सकते हैं, ऑफेंस नहीं। और ये आप ऑफेंस को डिफेंस का नाम दे रहे हैं। यानी आप अगले को ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है आपने, प्रूव नहीं भी नहीं करना, और आपने उस पे हमला कर देना है और आपने कहना है कि मैं तो डिफेंस कर रहा था। और यही हरकत जो है वो हमें इस मर्तबा भी नज़र आई है। लेकिन इस मर्तबा एक और बड़ी अजीब-सी चीज़ है, वो ये है कि नेगोशिएशंस आपके चल रहे हैं। हुँ। अमेरिका के और जो है वो, और न्यूक्लियर पे ही चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान की सालसी में मुज़ाकरात का चौथा रोज़ कल से शुरू होने वाला था। एग्ज़ैक्टली, तो वहाँ पे एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। अब ये तो बल्कि एक तरह से मुझे ये लगता है कि अमेरिका की टैक्टिक भी है कि मुज़ाकरात की टेबल पे, क्योंकि जो ईरानियंस हैं, लाज़िम बात है कि वो अपनी एक पोज़ीशन रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो फेयर डील ले सकें। हाँ, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो जो मनवाना चाहता है,
वो उनको प्रेशर के थ्रू बनवाया जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो हुआ है, इसमें लाज़मन अमेरिका की जो है वो रज़ामंदी, बल्कि अमेरिका ने, बल्कि एक तरह से लगता ये है नहीं, उन्होंने कि इतराफ़ भी किया रात को यूनाइटेड नेशंस में उनके नुमाइंदे ने कहा है कि जी, ये तमाम हमले हमारी पेशगी इत्तलात के साथ हुए हैं और जवाब में ईरान ने जब मिसाइल फायर किए हैं तो इसराइल की दिफा के लिए खित्ते में मौजूद अमेरिकन फोर्सेस ने अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं जी, वो यूटिलाइज किए हैं। और उनको डिफेंड किया है, हाँ, डिफेंड इंटरसेप्ट किया किया है, हाँ, वो बिल्कुल कह रहे हैं किया हमने है। किया है। अच्छा, लेकिन उन उसमें ये अभी ये नहीं मान रहा है कि ये जंग शुरू करवाने में हमने ही उसको कहा है, इस तरह ये से नहीं नहीं, कह वो रहे। कहते हैं कि हाँ, एक तो हमें तमाम पेशगी इत्तलात थी कि ये क्या हाँ, करने जा रहे हैं, हाँ, हमारे इल्म में था। हाँ। और सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू जो जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो इसलिए है कि हुँ, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। हुँ। अब उस गुफ्तगू के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुफ्तगू ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑपरेशनल टाइम टेबल और ऑपरेशनल स्किल्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों से मुतल्लिक थी। सही। तो ये वैसे बात, ये तो अभी यानी बाहर जो बात आ रही है। लेकिन जो लगता है, यानी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो हमें ये बताती है मेरे हिसाब से, कि जैसे लगता ये है कि अमेरिका को, क्योंकि नेगोशिएशन में ईरान कुछ टफ टाइम दे टफ रहा टाइम था। दे रहा था और ये इसका भी इजहार ट्रंप ने 4 दिन पहले सोशल मीडिया हाँ। ट्रुथ पर एक ट्वीट किया है। उसने कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती डील हो गई है। हुँ, मेरी बड़ी जल्दी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और हम उसको अनाउंस करेंगे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान के साथ हमारे हुँ। नहीं चल रहे थे मुज़ाकरात ज़्यादा। जो हैं वो मज़े में, ठीक है। यानी वो उसमें कोई दे आर सही। वेरी टफ पीपल एंड दे आर हाँ, गिविंग अस अ टफ सही। टाइम। हाँ, हाँ, उसी को थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए उन्होंने ये एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया। अब लाज़मी बात है, वो ये कभी भी नहीं मानेंगे, हाँ। क्योंकि उसमें वही वो इंटरनेशनल लॉ वाली आ जाती है ना, कि आप कभी भी मोरल ऑफेंस, पोज़ीशन हाँ, आपकी कम मोरल पोज़ीशन आप, यानी आपको याद होगा कि जब अफ़गान जिहाद चल रहा था, तो अफ़गान जिहाद के दौरान भी ये बिल्कुल था कि जो अमेरिकन वेपन्स कभी भी अफ़गान जिहाद में इस्तेमाल ना हों, हुँ, ताकि हम वो दिखा सकें दुनिया को कि देखें हम जंग में नहीं हैं शामिल, हाँ, लेकिन जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। हाँ। यहाँ पे भी मुझे यही लग नहीं, रहा है यहाँ कि तो उनके हथियार हैं। हाँ, यहाँ तो यहाँ तो हथियार भी उनके हैं। हथियार भी हैं, यहाँ उनकी अफ़वाज भी है। 100 अमरीकी फ़ौजी हाँ, डिफेंस 8-2 भी, हाँ, बैटरियाँ लेकर वहाँ हाँ, मौजूद हैं और जो रात को ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है, उसको इसराइल को डिफेंस करने में अमेरिकन पैट्रियट और थॉर्ड बैटरीज जो हैं जी। वो चली हैं और उन्होंने उसका दिफा भी किया है। और इसमें बल्कि मज़ेदार चीज़ ये देखें कि अमेरिका ये कहता है कि जो है वो ये मैन ऑफ पीस हैं, अपना ट्रम्प साहब, हाँ, और मैन ऑफ वो क्या कहते हैं, यानी वो जो डील मेकर हैं। तो अभी मैं देख रहा था कि बीबीसी पे ये जो उनके जो थे, उनसे पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि हम पीस मेकर हैं और डील मेकर हैं, ये तो अभी डील ब्रेकर आप यानी हाँ, बनने जा रहे हैं, जो हाँ। आप कर रहे हैं, जंग जो हो रही है, ये तो फिर आपकी डील अब कैसे होगी? ब्रोकर की बजाय ब्रेकर हैं। हाँ, ब्रोकर की बजाय ब्रेकर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा एक तरीका है। कैरेट एंड स्टिक। जी, यानी ये हम अभी भी आप देखेंगे, हम रिज़ल्ट हमारा मिलेगा आपको, डील हम करेंगे और करवाएँगे डील। तो डील किस तरह से करवानी है, मुझे लगता है यही है कि ये उसी का तरीका है कि प्रेशर। अब ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, लेकिन बहुत डेंजरस गेम है ये, कि आप एक तरफ नेगोशिएशंस और बातें कर रहे हैं, पीस टॉक्स हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के, दूसरी तरफ से आप दूसरा खेल खेल रहे हैं, ताकि उसको प्रेशर टैक्टिक्स पे ईरान को मजबूर करें कि देखें आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, हम जो आपको कह रहे हैं आपने वो मानना है। आपने जो कहा है ना अभी, हुँ, ट्रंप ने ये कल दोपहर को कहा था हुँ, हुँ। ईरान को कि हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारे साथ डील करो, हाँ, वरना इससे भी वर्स्ट हाँ, एग्ज़ैक्टली। तुम पर मुसल्लत किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये बड़ा खूबसूरत हमला था। उनका ये एक अंदाज़ है ना बात करने का, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज़ अ ग्रेट दिस एंड दैट। तो उन्होंने ये लिखा है कि बहुत खूबसूरत हमला था, इस जैसे मज़ीद हमले हो सकते हैं अगर ईरान ने हमारे साथ मुज़ाकरात में नरमी ना दिखाई या मुज़ाकरात न की। सही तो बात। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, हम अमेरिका के साथ अम्मान में कोई मुलाकात करने नहीं जा रहे। नेतन्याहू ने रात को ये कहा है ईरानी हुँ। अवाम को कि अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो और ये रेजीम चेंज करो। जी, ये वैसे बहुत ही एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस एक तरह से प्रेसिडेंट है। ये वैसे होता तो रहा है, आपने देखा है इंटरनेशनली बहुत से रिजीम चेंज किए हैं, अमेरिका तो उसकी तो आदत है लीबिया में बिल्कुल। ऐसा ही किया है और मुसद्दिक प्राइम जी, मिनिस्टर जी, जी, मुसद्दिक के साथ हिस्टोरिक बहुत ईरान से। में
तो पहले ही से अमेरिका, CIA और सीरिया में हाँ, बहुत से जगहों जगह पे ये पर हुआ है। लेकिन इस तरह से ऐलान करना ये हाँ, मेरे हिसाब से बड़ा न्यू है कि एक प्राइम मिनिस्टर आके मीडिया पे कह रहा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ। और हम जो हमले कर रहे हैं हाँ, वो आपकी हुकूमत के कमजोर हाँ। करने के लिए है, आपके फौजियों को मारने के लिए है। अब आप खड़े हो जाएं और क्योंकि उसको ये गिरा दें। और ये हम अब बल्कि उन्होंने जो मैंने सुना उन्होंने कहा कि इसराइल का अवाम और इसराइल की हुकूमत आपके साथ है, आप अपनी गवर्नमेंट को गिराएं। हम आपकी ये आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब ये इसमें एक और बात देखें कि इंटर ये जो है वो 1815 से लेके, यानी जो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं, उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो की एलिमेंट है वो नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। किसी और रियासत के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करो। ना करो, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि क्योंकि आपको पता है कि यूरोप सारा वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ और ये सारा सिलसिला था। उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि देखें जो भी है जैसा भी है, जिस स्टेट का जो हुक्मरान है वो जाने, उसके अवाम जाने। बाहर वाली स्टेट के पास ये इख्तियार नहीं होगा या उसकी ये नहीं हो सकता कि वो अंदर कुछ गेम करने के लिए जो है वो, यानी मोरल लेवल पर ये एक इस्टेब्लिश्ड रूल हमारा 300-400 साल से चल रहा है। उस रूल की ये बहुत बड़ी वायलेशन है कि आप इंटरनेशनल सिस्टम को फिर कैसे चलाएँगे जब नेशन स्टेट्स इस तरह से करेंगी कि एक दूसरे के अंदर, यानी आप देखें, यानी बिहाइंड द सीन्स तो होता रहा है जिस तरह हमने बात की, हम्म। लेकिन ओपनली मीडिया पर आकर इस तरह से दावत देना ये मैंने कम से कम नहीं सुना पहले। कि इवन अमेरिकन ने जो किया है पहले, वो बिहाइंड द सीन्स है, वो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं, उनके फिर कोड वर्ड्स में नेम्स और इस तरह से मिलते हैं। लेकिन इस तरह से कोई प्राइम मिनिस्टर आके ओपनली उसको कहे और उसको ओनरशिप ले और जो है वो इंस्टिगेट करे लोगों को कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उसको गिराएं और उसको ये करें, तो मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है और इसका यूएन को इसका जो है वो लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में ईरान को भी उठाना चाहिए ये, कि ये तो इंटरनेशनल सिस्टम की वो वायलेशंस हुई हैं जो कि जो है वो आप आगे फिर आप इसको कैसे चलाएंगे। आप जो भी बात कर रहे हैं, ईरान ने रात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का खसूसी इजलास बुलाया है। उनने दरखास्त की है तो उनकी हिमायत करने वालों में पाकिस्तान, चूंकि वो नॉन जी, जी, जी। परमानेंट मेंबर है, हम इलेक्टेड मेंबर है इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। पाकिस्तान, चाइना और रूस ने उनकी हिमायत की और वो इजलास रात को तलब किया गया। और ये जो बात अभी आपने कही है कि ईरान को यूनाइटेड नेशंस में ये बात उठानी चाहिए, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठाई है। आपने 1815 से लेकर 2025 तक के एक इंटरनेशनल सिस्टम का हवाला दिया है जो वेस्टर्न लेड पॉलिटिकल नेशन स्टेट मॉडल पे खड़ा हुआ है, जी, जिसमें एक ये असूल के तौर पर बात है कि नॉन इंटरवेंशन, किसी और सॉवरन मुल्क के दाखिली मामलात में आप मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी की सॉवरेनिटी को आप ब्रीच नहीं नहीं करेंगे, हाँ। करेंगे, आप नॉन कॉम्पिटेंट्स के खिलाफ, अस्पतालों के खिलाफ, स्कूलों के खिलाफ, इबादतगाहों के खिलाफ हमले नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, आप सिविलियंस को नहीं मारेंगे, चाहे आपका लिजिटिमेट टारगेट कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी शख्स को मारने के लिए जो नॉन कॉम्पिटेंट इनोसेंट्स हैं उनको नहीं मारा जाएगा। हम 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइल की तरफ से इन तमाम आलमी मुसल्लमा कवानीन की खिलाफ वर्जियां होते हुए देख चुके हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस का ज़ैली इदारा आईसीसी ये डिक्लेयर कर चुका है कि इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल के साबका वज़ीर दिफा योआव गिलांत और नेतन्याहू ये दोनों मुजरिम है। मुजरिम हैं, बिल्कुल, वार क्रिमिनल हैं। बिल्कुल। और वो 145 ममालिक जिन्होंने उस कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं, उन पर लाजिम है कि वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जहाँ देखें पकड़ के जेल में अदालत के हवाले करें। बिल्कुल, ठीक? सही बात। और अब ये बहुत आपने ब जो बातें की हैं मतलब ये सारी बिल्कुल। चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं हुँ, कि वेस्ट ने ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया है, हुँ। जिसमें ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और ऐसे ही अच्छे-अच्छे जो प्रिंसिपल हैं, जी, राइट टू सेल्फ रूल एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी और वगैरह-वगैरह, उन आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की
फंडिंग अमेरिका ने बंद की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो गैर मुल्की तलबा को दाखिले जी, नहीं और दे सकती। स्पेशली इसी वजह से इसी बिल्कुल। इसी इसी हाँ, इसी मशरिक के वुस्ता के हाँ, तनाज़े के जी, पेश नज़र। तो अमेरिका में पिछले साल 2500 तलबा और तालिबात ने डिग्रियां वसूल नहीं की, इसलिए कि उनकी यूनिवर्सिटियों ने उनको डिग्री देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कैंपस पर फ़लस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरों में शरीक रहे। तो वेस्ट की तहजीब ने जो दुनिया में अखलाकी बर्तरी या मॉरल कंपास जो उन्होंने अपने लिए फिक्स किया हुआ था, वो उन्होंने खुद तोड़ दिया। जी, और 1995 में यूरोपियन यूनियन और इसराइल के दरमियान एक स्पेशल रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन में हुँ, इसराइल को नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर के का एक खसूसी स्टेटस हासिल है, जी, जिसके तहत वो यूरोप की तिजारती यूनियन की तिजारत में भी हुँ, एक स्टेक होल्डर, एक रुकन के तौर पर मौजूद है। और हर साल वहाँ होता है यूरो सॉन्ग कंपटीशन, जिसमें यूरोप के जो 24-25 ममालिक हैं, वहाँ के गुलूकार हिस्सा लेते हैं। इसराइल दुनिया में वाहिद नॉन यूरोपियन मुल्क है जो यूरो म्यूजिक कंटेंट का कॉन्सर्ट का भी हिस्सा है। और यूरोपियंस मसलन फ्रांस ने आज कहा है कि वो इसराइल के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे। और हमने ये वैसे आप सही कह रहे हैं और बड़ा इसराइल जो है स्पेशल बच्चा लगता है, यानी जिसके लिए आप सारे कानून, सारे जो है आपके जो पूरा सिस्टम है, उसको दाँव पे लगाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए कोई कानून नहीं है, बाकियों के लिए सारे कानून हैं। अभी ये देखें, ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान पे आपने जो कर रहे हैं, उसको जस्टिफ़ाई इस वजह से कर रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका है, वो न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा रखता है। अच्छा, इरादा हाँ, जिस उन्होंने इरादा अ, रखने का ऐलान किया है हाँ, और उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आपके साथ मुज़ाकरात से हाँ, भागे नहीं है। एग्ज़ैक्टली। 2015 में भी हाँ। अमेरिका अच्छा, और जो बंदा जो स्टेट आपके साथ बात कर रही है, वो कहती है कि मेरा प्रोग्राम पीसफुल है हम और बम जिसके बनाना ही नहीं चाहते। हाँ, और उनके पास बम कोई नहीं। अच्छा, जिसके पास 40-70 बम हैं 40 सालों से हाँ, 70 बम इसराइल के पास हैं। अच्छा उसका आपको पता है और वो दूसरी स्टेट पर हमला करता है कि आपको हमें सिर्फ शक है कि आपके पास वो बम है। हमें अच्छा, सिर्फ शक है कि आप बम बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं, आपकी सिर्फ ख्वाहिश है, हाँ। उस ख्वाहिश पे कर वो जस्टिफाई करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये उसका डिफेंस है। बड़ा अजीब सा तो लॉजिक यहाँ है। तक तो ये मुझे यानी सिवाय मुनाफ़िक़त और हाँ, दोगलेपने के मुझे इसके अलावा और कोई नाम नहीं आ रहा। तो आप चूँकि आईआर के उस्ताद हैं और ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का मज़मून, जी, जी, जिसमें माशाल्लाह से आप मेरे भी उस्ताद हैं और पोस्ट डॉक हैं, इस मज़मून का मुस्तकबिल जी। इसराइल के इक़दामात के नतीजे में क्या आपको दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता हुआ, टूटता हुआ, शिकस्त और रीख्त का शिकार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में बिल्कुल ये जो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखें ये इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो जिस तरह मैंने बात की ना नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यानी जो स्टेट है उसके अंदरूनी जो हालात मामलात हैं, हैं। मामलात हैं, उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये तो ग्रेजुअली हमें डिक्लाइन इसमें नज़र आया। इसमें सिर्फ ये नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें तो आप फॉर वॉर एग्ज़ाम्पल एंड टेरर सारे का सारा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पे खड़ा था। इराक के खिलाफ बिल्कुल। डब्ल्यूएमडीज़ तारीख का सबसे बड़ा झूठ। बिल्कुल, अच्छा लेकिन उसके अलावा भी आप देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबलाइज़ेशन जिस तरह से हुई, आपकी तेल की कीमत आप डिसाइड नहीं करते, हुँ, वो भी ऊपर से बाहर से होके आपको हाँ। मिलती है। आपके यानी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे स्टेट का जो वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो नेशन स्टेट सिस्टम वाला, जो वो बहुत सॉवरेनिटी, हाँ, इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुए हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में एक और जो बहस है दूसरी, वो भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए, वो जो रियलिज़्म और आइडियलिज़्म की बहस। जी, अब मैं जब बात थोड़ी-सी ये कह रहा था, मैंने अभी सुबह एक पोस्ट रखी कि भई हम जो पीस है, वो सिर्फ़ रिस्पेक्ट से आ सकता है। यानी रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड पैक्ट्स, यानी का आइन और कानून जो बनेगा, उसकी अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना हाँ, उसका। और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप, एक-दूसरे के ह्यूमन राइट्स की हाँ। रिस्पेक्ट नहीं म्यूचुअल करेंगे कोएग्जिस्टेंस पुरअमन बकाए बाहमी अगर पर हाँ, यकीन नहीं रखेंगे, तो फिर जीने का कैसे हक अगर खुद हाँ, माँगते हो तो दूसरे को तो दोगे तो हाँ। मिलेगा ना। हाँ, तो इस पे किसी ने कमेंट किया कि ये आप आइडियलिज़्म की बातें कर रहे हैं, करके यूटोपियन हाँ, वर्ल्ड बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा उस पे जवाब ये है कि यूटोपियन ये जो हमारा सिस्टम है, देखें बेसिकली ये यूटोपियनिज़्म और रियलिज़्म का झगड़ा, ये हाँ, तो सेंट्रल झगड़ा है ना हाँ, बेसिकली। क्योंकि जो रियलिज़्म है, वो हमें ये समझाता है कि जो ताकतवर है, उसका हक है। हाँ। अब इसराइल का क्योंकि ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है, अमेरिका ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है, तो उसका हक है ईरान के साथ जो करे।
क्योंकि ये अब लीग ऑफ नेशन से, यूएन से पहले तो इसी तरह से होता रहता था ना। हम माइट इज राइट। हाँ, हम तो ये आवाज़ भी उठा नहीं सकते थे कि ये गलत हो रहा है, हाँ क्योंकि आप 200-300 साल पहले जाएँ, तो ये तो मोरल वैल्यूज़ मौजूद ही नहीं थी ना। हाँ माइट इज़ राइट का ला था। हाँ। और कॉलोनियलिज्म दुनिया में रूल कर रहा बिल्कुल, था। जहां से चाहते थे बंदे पकड़ते थे और जहां चाहकर और यही तो रियलिज़्म है ना। हाँ। अब रियलिस्ट पैराडाइम जो है वो आपको यही दिखाती है कि आप, और उसके हिसाब से अमन जो है, अमन तो बेसिकली जंग, 2 जंगों के दरमियान का वक़्फ़ा है। दरअसल दुनिया जंग है। हाँ, अमन किसे कहते हैं? जब दो जंगों के बीच में चंद दिन, चंद महीने, चंद हाँ, साल अमन के आते हैं। बिल्कुल, ये यही यही अमन है, यही पीस है, बाकी पीस कोई चीज़ नहीं है। अब इस तरह से अगर दुनिया को देखें और इसको रियलिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, मेरे हिसाब से। हाँ। उसके बाद तो फिर आप अमेरिका और इसराइल के आगे आगे यानी मान लें कि भाई क्योंकि पावरफुल है। नहीं, मेरे और ख्याल से ऐसा हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम ये देख रहे हैं, इन पिछले 2 साल में मशरिक़ वस्ता की हद तक तो हम ये देख रहे हैं कि कोई रूल ऑफ लॉ और कोई इंटरनेशनल लॉ और कोई कस्टमरी लॉ और कोई मोरालिटी। अब यही यही पॉइंट है कि अब देखें वो जो हमने सिस्टम बनाया, ये जो यूटोपियन जिनको कहा जाता है, आइडियलिस्ट कहा जाता है, उन्होंने ही ये यूएन बनाई, उन्होंने ये जो रूल्स रेगुलेशंस, मोरालिटी, अथॉरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे कि स्टेट्स को पाबंद किया जाए। अब ये सारी चीज़ें जो है वो रियलिज्म के बोझ तले अब दोबारा से पिसली जा रही हैं। तो इस वक्त हमें इन वैल्यूज़ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें जो अमन है वो इसी रास्ते से आ सकता है, आप जो बातें रियलिज्म के रास्ते से कर अमन नहीं, नहीं आ सकता। आप जो बात कर रहे हैं, आप ही का जो जी, जी। ये आपने कहा ना, हमें इस पे बात करनी चाहिए। अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों के सैकड़ों नहीं, हुँ, हज़ारों तलबा इस ये बात कर रहे ये हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और इसके लिए वो अपने तालीम और अपने करियर को दाँव पर लगा रहे हैं। और इसका इतराफ़ आज हमारी कौमी असम्बली में हमारे वज़ीर दिफ़ा ने किया है, और उसने ये कहा है कि हमें यूरोप और मग़रिब के गैर मुस्लिम मुआशरों में गैर मुस्लिम लोग अपने ज़मीर और कॉन्शियस की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फ़लस्तीनियों और मशरिक़ वस्ता के मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। हमारे मुसलमान मुआशरों में हमारी अमूमी इज्तिमाई ज़मीर को क्या साँप सूंघ गया सही है सही बात। कि वो उठ के खड़े होकर बात नहीं करते। तो इसको अगर हम खोलें, जी। इस बात को खोलें और किसी और मुल्क के पस मंज़र में नहीं, अपने ही मुल्क के पस मंज़र में खोलते हैं। क्या पाकिस्तान में लोग फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की बदमाश रियासत के खिलाफ़ एहतजाज करना नहीं चाहते? जाते हैं, ज़ाहिर चाहते हैं। बात है। क्या अगर कोई सियासी जमात एक पुरअमन एहतजाज की कॉल अमेरिकन एम्बेसी के सामने दे, हक है ना? जी, जी। हक है, आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और उस ज़माने में कश्मीर के लिए बहुत रैलियाँ और हड़तालें और इस तरह की जाती थी। तो वो खबरनामे में चलता था कि मुज़ाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़्तर के बाहर जाकर एक हुँ। मुफ़ाहमती याददाश्त उनकी खिदमत में पेश की, और जी, फिर वो जी। तस्वीर हम देखते थे, मंज़र। अच्छा, इसमें बल्कि आपने जो बात की इससे मुझे एक और बात ज़हन में आ रही है। अभी देखें जो जिस तरह प्रोटेस्ट आपने अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, मुस्लिम स्टेट्स में वाक़ई उस तरह के प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे, जो कि बड़ा अजीब-सा है। इराक पर या हमला होने जा रहा था तो मिलियंस मार्च लंदन, हाँ, न्यूयॉर्क, मैड्रिड में हुए थे। हाँ। इसका एक और मकसद भी है। इसका मकसद है कि वो जो एजुकेशन है, जो कि मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स और इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वो वहाँ पे उस तरह से पढ़ाए जाते हैं, उस तरह से समझे जाते हैं, तो लोगों में, अगर स्टेट नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे है हाँ। कि स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रही, और वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट जिस तरह से उसको डिफाइन करती है, हुँ। नेशनल इंटरेस्ट को, उस पे चलते हुए वो ईरान अमेरिका की लाइन लेते हैं ना। अब देखें, अब जो बर्तानिया है वो कितने सालों से अमेरिका की लाइन लेता है, हुँ। वो उनकी फॉरेन पॉलिसी कुछ भी नहीं होती। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो आएगी वही लाइन, एज़ इट इज़। हाँ, उन्होंने उसको कट कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है। अब ये जो है स्टेट लेवल पर है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। आप मिलियन मार्च देखते हैं लंदन में, दूसरे इलाकों में आप देखते हैं, तो जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, हमें नजर आता है। लेकिन हमारी स्टेट्स जो है वो अभी नेशन स्टेट सिस्टम हमारा, उसमें प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, और वो उस आइडियलिस्ट मॉडल की तरफ नहीं जा रहा है। और उसमें देखें, इवन यूएन जो है ना, अब इसमें एक और हम ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बहस हो जाएगी, लेकिन वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का मकसद है कि आप, कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट पर अगर हमला करेगी, तो ये फिर पूरी दुनिया पर हमला समझा जाएगा। या कम से कम उस दुनिया पर हमला समझा जाएगा जो दुनिया महज़िब इस है जो, वायदे में आए। हाँ, यानी हाँ। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मेंबर स्टेट पर हमला
पूरे नेटो पर अब आती है। नेटो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो है नेटो स्टेट्स के लिए ना। हाँ। अब जब लीग ऑफ नेशंस बनी और जब यूनाइटेड नेशंस बनी, नेटो की जरूरत क्यों पड़ी? मसला ही इधर है। नेटो आपको क्यों बनाना पड़ता है जब आपकी यूएन जो है वो काम नहीं करती? क्योंकि यूएन के पास अपनी फौज नहीं है ना। हाँ, अब यही प्रॉब्लम, अब आपका जो सेंट्रल इशू है वो ये है कि यूएन अपना रोल नहीं करती, कलेक्टिव सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बहुत से असबाब हैं, उस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती क्या है। उसके सिक्योरिटी लेकिन काउंसिल के पास अपनी फौज है। अब वो नहीं कर सकती, उस वजह से फिर आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सीटो बनाते हैं, सेंटो बनाते हैं, नेटो बनाते हैं, वारसा बनाते हैं, ये सारा जो है उसकी वजह से है ना। तो ये असल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है आपका। तो ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड वॉर वन से पहले थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के दरमियानी ज़माने में थी, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में थी, और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर के ज़माने में थी, और 1991 में हमें लगा कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है कि देखें, जमहूरियत और सरमायादारी निज़ाम ने साबित कर दिया है कि इंसानियत अपनी मेराज पे पहुंच चुकी है। अब हमें जंगों की, फौजों की कोई ज़रूरत नहीं, अब राज करेगी खल्क़े खुदा। लेकिन वो दुनिया सही। हाँ, लेकिन हकीकत हाल तो ये है कि सैमुअल पी हंटिंगटन हमें सच साबित होता हुआ नज़र आता है, और वो हम इस वक़्त, आज अगर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू को देखें तो वो कह रहे हैं 56 मुस्लिम मुल्कों को एक हो जाना चाहिए, और हमें वो लड़ना चाहिए ज़ायनिज़्म के खिलाफ, और ज़ायनिज़्म में तो अमेरिका बराबर का शरीक है। तो हम किस अहद में आकर एक सलीबी जंग की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं? वैसे ये जो अब बहुत यानी आप जो बात कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो बड़ी एक तरह से, हम अगर इसको इस तरह से रिलीजियस उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर एक और जो है वो डायमेंशन है नहीं, उसका। और वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैंने हाँ आज तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जी इतनी जिम्मेदार पोस्ट, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वजीर जी। दिफा है, यानी पाकिस्तान अमलन जो कुछ भी है, हम्म। डिफेक्टो जी जो कुछ भी है, जी लेकिन कागजों में डिजोरे तो पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदार शख्सियत का नाम ख्वाजा आसिफ है। जी और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान को ईरान का हर मुमकिन साथ देना चाहिए, तमाम मुस्लिम दुनिया को ईरान का साथ देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसराइल को यूरोप और अमेरिका हर तौर साथ देते हैं। फ्रांस ने ये कहा है कि हम इसराइल के दिफा के लिए आगे आएंगे, बरतानिया ने कहा है कि हम इसराइल के दिफा के लिए आगे आएंगे, अमेरिका ने खुलम खुला कहा है कि हम इसराइल का दिफा करेंगे, हर मुमकिन तरीके से करेंगे। हम मुसलमान ममालिक ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे? ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, पब्लिक का भी यही सवाल जी है। जी। इसको वैसे समझने के लिए देखें कि यानी ये जो कहना तो बहुत आसान है कि वो साथ दे दें, सारा कुछ दे दें, लेकिन इंटर जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह से ओआईसी की जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको पता है कि जिस तरह से उसमें एक वो डिवाइड है, और जिस तरह से ईरान और सऊदी का एक पुराना हमारा एक वो चलता हुआ आ रहा है सिस्टम, और जिस तरह से अब आप इस पे भी बात कर लें कि जो 7 अक्टूबर को 2000 को जो हुआ, वो तो इब्राहिम अकॉर्ड को रोकने के लिए हुआ एक तरह से जी। एक्शन। तो वो फिर ज़ाहिर बात है सऊदी तो करना चाहता था, तो वो जो एक तरह से जो फ्रिक्शंस है ना जो मुस्लिम वर्ल्ड में, और उसी वजह से ये जो एक्शन है उसको भी आप देखें, इसको ये इसराइल को भी पता था और ये अमेरिका को भी पता था कि जब एक्शन होगा, इसराइल करेगा, तो उसको कोई भी नहीं आएगा ईरान के साइड पे, और इसी तरह से हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में एक और बात, अब इसको रियलिस्ट पॉलिटिक्स के ज़ुमरे में जाएँ, तो ये कैलकुलेशन ईरान को या हमास को या जो एक्शन करते हैं उनको भी करनी चाहिए कि हमारा उस पे फिर कास्ट क्या होगी। यानी आप जब एक्शन करते हैं, क्योंकि ये आप जो मिडल ईस्ट को आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, 1965 7 वार में क्या हुआ? यौम किपर में, 1973 में क्या हुआ? उसके बाद हम बार-बार हम देखते हैं कि अरब्स वार को स्टार्ट करते हैं और वार फिर अरब्स के गले पड़ जाती है। इस मर्तबा भी यही हुआ है कि आपने एक जंग को स्टार्ट कर दिया और जंग फिर आपके गले। आप रियलिस्ट पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं तो डॉक्टर करते, साहब आप डायनामिक्स को नहीं, समझते नहीं है। आपको ये लगता है कि ये जो जंग मशरिक हुँ, वस्ता में चल रही है जी। बड़े पैमाने पर, इसका आगाज 7 अक्टूबर 2023, नहीं, वैसे तो देखें, ये तो फिर आप जाएँगे तो ये तो यानी 1948 से इसको स्टार्ट करना 14 चाहिए। मई हाँ, 1948 से ही जंग बिल्कुल, शुरू हुई हुई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो रिसेंट और जो अरब जंग स्टार्ट करते हैं से मुराद ये कि अरब 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 मैं चैन, वो इल्ज़ाम गेम में नहीं, लेकिन मैं नहीं कह नहीं, रहा हूँ मैं कि ये यानी कहना मैं चाहता उसमें हूँ कि कह रहा हूँ। अरब चैन सुकून हाँ, से रह रहे थे। अच्छा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सूरत हाल ये है। बात सही है आपकी, लेकिन वो जो इंसिडेंट होता है जहाँ से, यानी आप देखें, अब आपको जब पूरा एनवायरनमेंट है उसमें कोई एक्शन आप लेते हैं ना,
छोटा सा अब एक्शन लेते सब हैं। मुझे ये लगता है हाँ। कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इतने इम्प्रेस हैं कि हमारे लिए 1200 इसराइलियों की मौत जंग का आगाज है। 1200 इसराइलियों है, जी। अब 1200 इसराइलियों की मौत जंग का आगाज है और है 7 अक्टूबर 2023 से। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से महज एक साल पहले इसी तरह 600 लोग गजा में, ऐसे ही कोई ऑपरेशन का कोई और नाम था, यानी आप सही सन कह रहे हैं आप। 2000 से लेकर 2023 तक के 23 सालों में आप देखें तो फलस्तीनियों के मरने वालों की तादाद हर ऑपरेशन में 1200 और 1200 से जायद रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसराइलियों ने 1200 फलस्तीनी मार दिए हैं तो खित्ते के लबनान और शाम और उर्दन जो 3 ममालिक उसके साथ और मिस्र 4 जो सरहद शेयर करते हैं, उन्होंने इसराइल पर रिलेंटलेस बम्बारमेंट शुरू कर दी हो और बच्चों को मारा हो और औरतों को मारा हुआ है। तो या तो हमें ये मानकर चलना है कि तमाम इंसानी जानें कीमती हैं, बिल्कुल एक सही असूल बात। की तौर पर। नहीं, और वो सुनो ना, आप भी बात ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ इसमें। हाँ, लेकिन मसला ये है कि अब देखें आप, या तो आप आइडियलिस्ट नहीं मैं उसमें जाएँ। आइडियलिज्म की बात बिल्कुल नहीं हाँ, कर रहा। लेकिन रियलिस्ट। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए हाँ। तो जंग किसी तौर 7 अक्टूबर 2023 से नहीं, आप शुरू। उसको पीछे से शुरू कर लें। मैं हम मैं ये कह रहा हूँ तनाज़े की देख बुनियाद 1967 की वो लड़ाई है हुँ, जिसमें इसराइल अपने बॉर्डर से बियॉन्ड गया था, बिल्कुल सही बात। और तनाज़ा खत्म उसी दिन होगा जिस दिन इसराइल 1967 के बॉर्डर पे वापस आएगा। अच्छा, इसमें देखें अब ये जो है, अब यानी देखें जंग जो बढ़ती चली जा रही है, उसमें अब हम सोचते हैं कि 67 वाला बॉर्डर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यानी इस जो पैलेस्टीनियंस हैं वो सोचेंगे। वो जो भी हाँ। पाकिस्तान मैं का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये स्ट्रांस ये है जी, कि 1967 का बॉर्डर इज द यूनाइटेड नेशंस बॉर्डर। यानी मैं वही कह रहा हूँ, हाँ देखें ये जो अब 1948 में भी एक बॉर्डर मिला था ना, जी, और अब तो वो ख्वाब ही लगता है कि अगर यानी इसराइल तो नहीं मान सकता अब तो। लेकिन अगर वो हम एक्सेप्ट कर लेते तो शायद फिर वो ये 67 की ज़रूरत ना पड़ती। डॉक्टर साहब वो अब भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया अ, गया था कि वो भी अरबों पर इम्पोज्ड ये था। वही बात है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो सिचुएशन है ये दिन ब दिन खराब होती गई है। तारीखी फलस्तीनी हाँ, रियासत के रकबे का 52% उन लोगों को दिया गया था जो तारीखी फलस्तीन के ना 12% नाइंसाफ़ी थी, बारह बिल्कुल सही फीसद है, बात है, बारह बिल्कुल। फीसद है, हाँ, और उन 12% में 10% वो हैं जो यूरोप से आए हैं, सही यानी बात हाल ही है। में लैंड हुए हैं और वो डोमिसाइल बनवा कर शहरी बन गए हैं मकबूजा फलस्तीन के ब्रिटिश मैंडेट के। और उसके मुकाबले में 48% ज़मीन उन लोगों को दी गई है जो इस सरजमीन के 2000 साल से बासी हैं और जिनकी आबादी इस सरजमीन पर 88% है। फिर 1967 में ये होता है कि 22% रकबे का नाम हुँ, फलस्तीन रखा जाता है और 78% रकबे का नाम इसराइल रखा जाता है। ना तो जस्टिफाइड 1967 का बॉर्डर सही था, बात। ना जस्टिफाइड 1948 का बॉर्डर था। तो जस्टिफिक जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये लेकिन वो जो यानी मैं कह रहा हूँ कि आप यानी आपके फ़ायदे की बात, वो जो कहते हैं ना कि अब क्या भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब ये मसला, हाँ, वही कि भई आपने अब, क्योंकि जो पावर इक्वेशन है, या तो फिर वाक़ई प्रिंसिपल जो होता है या आइडियल जो होता है। आइडियल सिचुएशन है, उसमें तो बिल्कुल सही बात है कि हमें नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी 48 भी नाइंसाफ़ी था, 67 भी नाइंसाफ़ी था, 73 भी था, अभी भी है। हाँ और वो उसकी लेवल बढ़ती हुई जा हाँ, जा और रही ऐसा है। नहीं है कि वो नाइंसाफी कहीं रुकती भी नजर हाँ, आ वो रही है। बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बल्कि उसमें देखें एक और, जो आप देखें ओस्लो अकॉर्ड जो हुए थे 1995 395 में, वो जी। तो दोनों ने माने थे। हम्म। इस्राइल ने माने थे, और जो है वो यासिर अराफात ने माना था। जी, और उनको पीस प्राइज़ भी मिले थे। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो दोबारा इसराइल का था मसला। इसराइली ने हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसराइली ने मशरिकी अभी फिर अमेरिका का सफीर जो इसराइल में हुँ, माइक सकाबी है, वो सेटलर है, इलीगल सेटलर, हुँ, यानी उसका अपना मकान बैतुल मुकद्दस के फलस्तीनी मोहल्ले में जहां गिराकर नई बस्तियां बनाई जा रही हैं जी। जूस सेटलर की, वहां उसने अपना मकान बनवाया है और उसने 2 ईंटें खुद लगाई हैं और कहा है कि ये मैं अल्लाह की राह में लगा रहा हूँ और हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं खुद भी यहाँ रहना चाहूँ, सरजमीन मुकद्दस है, अम्बिया की सरजमीन है, मैं यहाँ यहीं रहूँगा। और नेतन्याहू ने सॉरी ट्रंप ने, ये ट्रंप है ना जिसने 2019 में अमेरिका की एम्बेसी को
तेल अबीब से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया। ये ट्रंप है जिसने बैतुल मुकद्दस की सारी सरजमीन इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुद अमेरिका ट्रंप से पहले तक ये कहता था टू नेशंस टू स्टेट सोल्यूशन है, सही है। जिसमें ईस्टर्न यरूशलेम इज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर फलस्तीनियन रियासत। तो अब तो यरूशलेम का सवाल खत्म हो गया। अमरीकी एम्बेसी के जो दीवारें हैं वो उस सरजमीन पर वाक़या हैं कि अगर कभी तकसीम हुई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनी, तो वो यानी अमरीका की एम्बेसी आधी मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत पर है और आधी इसराइल की सॉवरेन लैंड के अंदर है। और अब अमेरिका चाहता है गोलान कि की पहाड़ियां अमेरिका कहता है कि वो अब हम्म शाम की हैं। परसों अमेरिका के जो विटकॉफ, जो उनके मशरिक वस्ता के नुमाइंदा खसूसी मुज़ाकरात एलची हैं, उन्होंने कहा है नाउ यूनाइटेड स्टेट नो मोर सीक टू स्टेट सॉल्यूशंस। दिन ब दिन चीजें खराब से हाँ खराब हाँ होगी। तो अब और उसकी कोई वो जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, जस्टिफिक नहीं इस दे वक्त सकते। सिवाय ताकत के, सिवाय और ताकत के वही रियलिस्ट पैराडाइम ही आपको और डिफाइन कोई करती है कि भाई वो जस्टिफिकेशन ताकत है और ताकतवर है, जोरावर है, आप उनके आप सामने क्या कर सकते हैं। वही और वही हो रहा है ना। बेसिकली देखें कि जो आपके जो पावर्स हैं, दूसरे जो मुस्लिम पावर्स हैं, उनको भी अपने अपने बेनिफिट्स अजीज हैं, लाजिम बात है। हर किसी का अपना अपना उनके अमेरिका के साथ एक वो अटैच है। अब उन्हें इसमें अपनी बादशाहतें अजीज हैं और वो बादशाहतें तब तक रहेंगी जब हाँ, तक अमेरिका की फौज वहां बैठकर उनकी बादशाहतों की हिफाजत नहीं कर रही होगी। तो इस वजह से फिर कौन जो है वो इस पे आएगा, यही तो प्रॉब्लम। एक पावर इक्वेशन जो है बड़ी डिस्टर्बिंग है एक हाँ तरह तो से। हम बावजूद इसके कि ईरान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बावजूद इसके कि ईरान में अवाम अपनी हुकूमत से खुश नहीं होंगे, बावजूद इसके कि ईरान की जो रजीम है वो थियोक्रेटिक है, फलां है, ढिमकान है, लेकिन अगर रीजन में इमेंसिपेशन की, आज़ादी की और अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर जो कि इन्फोर्स्ड है, उससे आज़ादी की अगर कोई एक रियासत कोशिश कर रही है, तो वो तो आपको फिर ईरानी नज़र आती है। इन्हीं ईरानी मिसाइलों को रास्ते में सबसे पहले तो अमेरिका से बचना पड़ता है, फिर फ्रांस से बचना पड़ता है, फिर बरतानिया से बचना पड़ता है, फिर उर्दन से बचना पड़ता है। ये 4 मुल्क के इंटरसेप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से जब ईरानी मिसाइल बचा के इसराइल के करीब पहुंचता है, तो सबसे पहले उसका सामना होता है थॉड से, जो अमेरिका की बैटरी हैं। फिर उसका सामना होता है एरो 3 से, जो कि अमेरिका ने इसराइल में इंस्टॉल किया है, फिर एरो 2 से, जो कि अमेरिका ने इंस्टॉल किया है, फिर डेविड स्लिंग से, और फिर आयरन डोम से, और फिर उसके बाद वो जाकर के तेल अवीव में लगता है। लग तो रहे हैं। ये वैसे आपकी जो पॉइंट थी, मैं सुन रहा था कि ये उनसे जब बीबीसी के नुमाइंदे से पूछा गया कि ये आपका इतना ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, तो ये कैसे तेल अवीव पे ये बम गिर गए और गिर रहे हैं। हाँ, गिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसका मसला असल में ये है कि इमरान को पता है कि हमारा सिस्टम इनका जो है बहुत अच्छा है, उनको ये सारे जो आपने जिस तरह डिटेल बताई ये सारे हैं, तो वो एक ही टाइम पे बहुत से अटैक करते हैं ताकि उनमें से कोई तो लगेगा। वो ये कहते हैं कि जब एक दफा 100 मिसाइल मारे जाएं, तो ये 80 मिसाइल 100% रोके जाएंगे, और बाकी जो 20 होंगे उनको रोकने की कोशिश कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है। उनमें से कोई यानी बच बचा के कोई जाके उधर लग सकता है। ये इसी तरह यमन के हौसियों के मिसाइल डेविड बिन गोरियान एयरपोर्ट के रनवे के करीब जाकर लगे हैं 12 दिन पहले, और अमेरिका ने उन पर 40 दफा बमबारी की है, इसराइल ने उन पर 10 दफा बमबारी की है, और सऊदी अरब के क़यादत में 2013 से 2023 10 साल मुसलसल जीसीसी कंट्रीज ने बमबारी की है। तो वो वैसे ये सिचुएशन आप क्या समझते हैं कि आप मेरे से ज्यादा आपका ये सिखों के गुरु हैं, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम दरावा। कि अगर मैं चिड़ियों से बाजों को लड़ाऊंगा तब मेरा नाम गोविंद सिंह होगा। तो हौसियों का इसराइल के, और इसराइल से पीछे अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस, इनसे, और जर्मनी, ये सारे ये वो मुल्क हैं जो इसराइल के लिए हर मुमकिन इमदाद देते। इनका क्या मुकाबला है? अच्छा, ईरान का और इसराइल का आपस में जी टेक्नोलॉजिकल मैदान में
क्या ईरान पिछले 45 साल से माशी पाबंदियों का शिकार है? ईरान तेल नहीं बेच सकता, ईरान हथियार नहीं खरीद सकता। ईरान ने इंडिजिनस किया है जो कुछ किया है, 2 चीज़ों में उन्होंने हुँ। कमाल पाया है ना, एक मिसाइल सिस्टम में और एक ड्रोन इंडस्ट्री में। तो ये सारा कुछ लोकल ईरानियों का अपना बनाया हुआ है, और चूँकि वो लोकल ईरानियों का अपना बनाया हुआ है, सो मुझे जहाँ तक लगता है कि ईरान के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो ये गेम लंबा लेके चले। और मैंने कहीं और भी ज़िक्र किया है कि वली नसर की किताब आई है द ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ ईरान, 4-5 दिन पहले। उस पर उन्होंने बात भी की है और उनका ये कहना है कि ईरान लंबा 100 साल, 50 साल का खेल खेल रहा है, और इतने बड़े खेल में, इतनी लंबी लड़ाई में ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से तो बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। आबादी उनकी लगभग 8 से 9 करोड़ है, और तेल और गैस के वसी ज़खायर उनके पास हैं, और उन्होंने अवॉइड किया है पिछले 40-45 साल में इसराइल और अमेरिका से डायरेक्ट लड़ाई, पूरी कोशिश करते हैं। और हुँ। इस सिलसिले में लोगों ने किताबें भी लिखी हैं कि अमेरिका और ईरान असल में एक हैं, इसराइल और ईरान असल में एक हैं। तो मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है हुँ। कि एक, वो जैसे किसी ने कहा था कि कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, ज़ियाउल हक और हुँ, ज़ुल्फ़िकार हुँ। अली जी, जी, भुट्टो। जी। तो वो मिडल ईस्ट में वो सिचुएशन आ चुकी है कि आइदर ईरान और इज़राइल, और 4 ये चीज़। वैसे आप जो अभी मैं थोड़ा-सा आपसे सवाल पूछने हाँ, की मुझे कोशिश मैं जी, बिला जी। अब जी, जी। अच्छा ये अब जिस तरह आइदर वाली आपने बात की, ख़ैर ये तो बड़ी आई डोंट नो कि इस तरह बहुत से हो सकती है या बहुत स्ट्रॉन्ग बात मैं कर रहा हूँ, जी। लेकिन ईरान ले ने ये कहा है आज। मुझे सवाल करने दें। जी, सॉरी। अच्छा मेरा सवाल बेसिकली ये है कि ये जो आपने सारी सिनेरियो अभी खींची है जी, और सिचुएशन बताई है और इसमें अभी मैं क्योंकि एक सवाल पूछना चाह रहा था उसका थोड़ा-सा आपने जवाब वली नसर का बुक का वो स्ट्रैटेजी बता के ईरान का कि ये स्ट्रैटेजी कोई 50 साल 100 साल तक जाएगी, ईरान अगर उसको लेके खींच सकता है। अच्छा ये जो स्ट्रैटेजी है या ये जो जिस तरह से वारफेयर अगर इस तरह से चलती है, मिडल ईस्ट में ये गेम इस तरह से चलती है, तो इसका लाज़िम बात है ईरान पे इम्पैक्ट तो बहुत आएगा, नुकसान बहुत होगा और जो नुकसान तो अभी हुआ भी है और आगे भी होगा, अगर इस तरह से जंग जी। चलेगी और मिडल ईस्ट पे भी इस पे बहुत ज़्यादा असरात होंगे, लाज़िम बात है। अब इसके बनस्पत एक और भी क्योंकि जो कोशिश थी अब मैं थोड़ा-सा 2 सिनेरियो आपको जी, देता जी, हूँ, मैं ताकि वो थोड़ा-सा आप अंडरस्टैंड कर सकें और आप जवाब दे सकें। अब एक सिनेरियो ये थी कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब जिस रास्ते पे यानी 7 अक्टूबर के बाद हम चल पड़े हैं, उस रास्ते पे हम ना जाते और ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल होने देता जो कि इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा था। हाँ, ये भी ऑप्शन था ना एक। अगर वो होने देता और सऊदी अरब और वो इसराइल के साथ जिस तरह से बढ़ रहे थे आगे, वो बढ़ जाते और अमेरिका उस तरह से हो जाता, वो सिचुएशन इस वक़्त तो बड़ी हाइपोथेटिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके प्लान में शायद अभी भी है कि वो वापस उस तरफ जाएँगे और जिस तरह से हमें नज़र भी आ रहा है कि वो उस तरफ सिचुएशन जा भी रही है, तो वो आगे उस तरफ भी जा सकती है सिचुएशन। ये आप किस तरह से देखते हैं, ये जो दोनों सिचुएशंस इमर्ज हो रही हैं, एक तरफ ये दूसरी तरफ वो जो इब्राहिम अकार्ड और दूसरी तरफ जो सारे जो लोग इसराइल को मान जाएँ और ईरान अकेला हो जाए बिल्कुल ही, फिर ईरान किस तरह से उसको सर्वाइव करेगा और क्या होगा? ये सिचुएशन आगे चल के कितनी मुश्किल पड़ेगी फिर? हमें ये देखना होगा सर कि एक तरफ ग्लोबल साउथ है, बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 142 मुल्क हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और चाइना का जो सिल्क रोड मंसूबा है, उसमें अगर पाकिस्तान में $56 बिलियन से सी पैक बनाया जा रहा है, तो तेहरान के साथ $256 बिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाइना ने साइन की है 10 साल के लिए। पिछले साल शी जिनपिंग गए थे ईरान, और ये साइन हुआ है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंटेग्रल पार्ट है ईरान, जो रिवाइवल ऑफ सिल्क रूट ट्रेड है उसमें। फिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई में ईरान रूस के लिए सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया है। नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा फिजिकली फौजी भेजे हैं, और ईरान ने उनको ड्रोन्स और मिसाइल्स दिए हैं, और जिसका जिक्र हुँ, हर तरफ होता रहता है। दुनिया इस वक्त 3 ग्रेट पावर्स के साथ हमें नजर आती है, अमेरिका, चाइना और रूस। हुँ, ग्रेट पावर की डेफिनेशन
आप ही के सब्जेक्ट के माहिरीन ये देते हैं कि वो मुल्क जो दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर अपनी पॉलिटिकल और सॉवरेन विल को इम्पोज़ करने का और उसे प्रोटेक्ट करने का इख्तियार, ताकत रखता हो, उसे ग्रेट पावर कहते हैं। सो इस वक़्त 2 ग्रेट पावर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में हैं ईरान के साथ, चाइना भी और रशिया भी। अमेरिका और वेस्ट जो दुनिया की आबादी का 20% है, जो दुनिया के मईशत का 33% है और जो दुनिया में हथियारों का 33% है, वो उनके साथ है। हमने ये सुना कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। ये चीन के एक वज़ीर ने आज से चंद साल पहले कहा था। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर उनका इसराइल हैं, तो इसका मतलब ये है तो हम इसराइल जैसे हैं, इसराइल तो नहीं है हुँ। और चीन अमेरिका नहीं है। तो यानी असल में यानी तल्लुकात प्रोटेक्ट उस तरह से हाँ, करते हैं। असल तल्लुकात हुँ। तो अमेरिका और इसराइल के दरमियान इतने गहरे हैं, फ़ौजी तल्लुकात, माशी तल्लुकात, सकाफ़ती तल्लुकात, कि पाकिस्तान जब चीन के करीब हो रहा है, ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान चीन के लिए इसराइल बन जाए। पाकिस्तान एक एग्ज़ाम्पल है, अक्स है। असल मिसाल अमेरिका और इसराइल की है, तो अमेरिका और इसराइल के दरमियान तल्लुकात ऐसे हैं। यानी आप अमेरिका और इसराइल के दरमियान तक़सीम नहीं कर सकते, वो एक ही हैं। तो अगर तो ये लड़ाई ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में है, जो कि है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा हो। आपने देखा है अगर राफेल एक तरफ था, तो दूसरी तरफ मुकाबले में J-10 था। कल जब हमले सुबह हुए हैं, उसमें ईरान के पास S-300 जो बावेर BAVAR 300 डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया का है और वो एक्टिवेट हुआ है। और कल सुबह तो ज़ाहिर है वो धोखा खा गए, मार खा गए, साइबर अटैक हुए होंगे, क्योंकि साइबर डोमेन में इसराइल बहुत आगे है। यानी दुनिया में 24 घंटे लाइव तस्वीरें मुहैया करने वाले सैटेलाइट्स अमेरिका के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास हैं, चाइना के पास है और रशिया के पास है। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इसराइल के दायाँ और बायाँ हाथ हैं। तो इसराइल के पास लाइव मालूमात थी, उनके पास साइबर था, उन्होंने उनको जैम किया होगा, उन्होंने इन सब चीज़ों को तबाह किया। उनके लोग वहाँ तेहरान के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने ये जो 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 डायरेक्ट असैसिनेशंस हुई हैं, वो डॉक्टर मोहसिन फ़ख्रज़ादा को 6 साल पहले मारा था, तो भी ईरान के अंदर ही लोग मौजूद थे। खुदकार गाड़ियाँ थीं जिन्होंने ड्रोन वगैरह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान को चाइना और रशिया से सपोर्ट मिलना अज़र मिन अश-शम्स है, बिल्कुल वाज़ेह है। और वो ची लेवल क्या होगी सपोर्ट की? ये वो लेवल थोड़ा-सा वो सपोर्ट लेवल शायद वो ना हो, हाँ। जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुँ। है, क्योंकि या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के दरमियान है। वो सपोर्ट तो नहीं होगी। उस लेवल का सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चाइना अपने 256 अरब डॉलर के कारोबारी मंसूबे को इसराइल जैसी ताकत से तबाह होने देगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और रूस के लिए भी ईरान का मौजूद खित्ते में, इससे पहले सीरिया को लूज़ करके लेकिन वो रिजीम चेंज अगर होती है फॉर एग्ज़ाम्पल रिजीम चेंज कैसे होता है? यानी जिस मेरे ख्याल में ईरान में इस वक़्त वो सूरत-ए-हाल है जो 6 और 7 मई से अगले दिन हाँ। पाकिस्तान में थी, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। क्यों? हुँ। हमने हाँ, ये बात है कि वहाँ हमने पे ज़्यादा हमने हाँ। उनके 6 जहाज़ गिरा लिए थे और इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक कर दी थी कि भई जहाज़ गिरा लिए हैं पाकिस्तान ने। हुँ। और कल रात तेहरान से ईरान से चलने वाले मिसाइलों ने तिल अवीव में अच्छी खासी तबाही मचाई है। ऐसी तबाही इसराइल ने अपने क़याम से लेकर आज तक नहीं देखी, जो तबाही सिर्फ़ कल रात में ईरानी हुँ। मिसाइल इसराइली सरज़मीन पर बर्पा कर चुके हैं। और आज उन्होंने कहा है कि अब आज रात जो हमला होगा, उसमें 2000 मिसाइल इस्तेमाल किए जाएँगे। मेरा नहीं ख़्याल कि हुँ। 2000 मिसाइलों का हमला अच्छा चलें ये तो ख़ैर बहुत देर यानी क्या कहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म ये सिचुएशन है। लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म सिचुएशन में आप क्या देखते हैं कि ये जो अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो कम अभी से शॉर्ट कम टर्म अगले ये 4 कितने दिन चलेगा? कम से कम अगली 4 रातें इंडिया पाकिस्तान की तरह ड्रोन और मिसाइल्स की ओए होए! गेम चलेगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अमेरिका इस जंग में कूदेगा। फिर तो रशिया और चाइना के भी कूदने के चांसेस हो नहीं, सकते हैं। वो नहीं कूदेंगे नहीं कूदेगा। और फिर उसको करने देंगे जो करना होगा। और ईरान इसके जवाब में अबनाए हुर्मुज़ में आग लगाएगा। अपने अबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में आग अच्छा। लगाएगा और उसको ब्लॉक करेगा।
और अगर ये जहाज़ कतर से उड़ेंगे तो कतर में अमेरिकी अफ़वाज को निशाना बनाया जाएगा, और अगर ये जहाज़ कुवैत से उड़ेंगे तो कुवैत पे मिसाइल मारे जाएंगे। अगर ये जहाज़ इराक से उड़ेंगे तो इराक पे ये तो मिसाइल। सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी अगर ये इस तरह से सिचुएशन होता इस है। वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। ये तो है, लेकिन अब यानी ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन पॉइंट ऑफ की नो तरफ। रिटर्न पर है इसराइल भी और ईरान भी। वैसे इसमें से कोई अच्छी सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है आपके ख़्याल में? यानी क्योंकि हम जो एज़ अ पीस स्टडीज़ मैं तो चाहूँगा कि इस तरफ ना जाए सिचुएशन जिस तरफ आप कह रहे हैं। कोई वे आउट हो सकता है हाँ, या अब यानी 1967 के बॉर्डर पर फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दी जाए। नहीं वो जो रियलिस्टिक आप देखें कि जो सिचुएशन इस वक्त है वो किस तरफ जाती हुई आपको नजर या आती है, यानी कोई तरीका हो या सकता है कि यानी फॉर एग्जांपल अभी जो नेगोशिएशंस हैं भाई, वो उनमें से जैसी कुछ। एक रात गुजरी है तेल अवीव में, और ऐसी एक और रात, और उससे एक और रात, और उससे एक और रात, हम्म 4 रातें तेल अवीव में ऐसे गुजरें। मुझे यकीन है कि नेतन्याहू के खिलाफ अवाम में गम और गुस्सा इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। हम्म देखिए, लेकिन 4 रातें ईरान पे भी तो गुजरेंगी ना। उन 4 रातों में ईरान 1980 से लेकर 88 तक एक टोटल वॉर फेस कर चुका है। यानी इसराइल तजुर्बा ज्यादा है आप तो कह रहे हैं क्योंकि इसराइल ये जंग पहली दफा देखने जा रहा है। ये पॉइंट तो है कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि तबाही का एक तरह से। 1967 विक्ट्री, क्लीन स्वीप हम्म इसराइल। 1973 विक्ट्री हम्म इसराइल। और उसके बाद, और उसके बाद, और उसके बाद, और उसके बाद, वो कौन सी जंग है जो इसराइल ने हारी है, सिवाय 2006 में लेबनान हिजबुल्ला इसराइल जंग। हम्म और ये 7 अक्टूबर के बाद जो जंग चली है, इसराइल ने ऐलान किया था कि 6 हफ्तों में हमास ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत बदल देंगे, हम्म गजा में अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आ जाएंगे, इसराइली अफवाज वापस आ जाएंगी। सर, 8 अक्टूबर 2023 और आज 15-14 जून 2025, हमास के 40,000 लड़ाके जिनके पास क्लाशनकोफे भी नहीं है अब, वो इसराइल को पिछले 17 महीनों से रोक के बैठे हुए हैं गजा में। सो चीज़ें हम्म इसराइल के लिए अब उस तरह नहीं है जिस तरह किसी ज़माने में हुआ करती थी। सही। अगेन चलें ये तो एक अंदाज़ा है, गलत भी हो जी, सकता है। जी। बख़ैर वक़्त बताएगा और हाँ, उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई बेहतर सिचुएशन बने और अल्लाह अक़ल दे इनको भी, हाँ, यानी कि वो समझ जाएँ कि सिचुएशन ख़राब ना हो इतनी ज़्यादा और हो सकता है कि कुछ यानी बेटर ईरान सेंस प्रिवेल करे। बेटर सेंस प्रिवेल करे और दूसरा जो मेरे हिसाब से चाइना और रशिया है, वो भी थोड़ा-सा यूएन खुलकर। के प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ, स्पेशली उसको यूटिलाइज़ करें, वीटो और दूसरे उनके पास इख्तियारात हैं, थोड़ा-सा उसको एक्टिवेट करें और दुनिया सारी जो जो उनके इंटरनेशनली पास, जो उनका वज़न है ना, ताकत, वो डालें वो उसमें। वज़न उसमें डालें। हाँ, हाँ, और दुनिया भी डाले जिस तरह से बात हो रही है कि हाँ, वो प्रोटेस्ट और इस तरह से हों हाँ, हाँ। कि ईरान, अमेरिका और वो मजबूर हों कि वो कुछ पीस हाँ, कर ये जो पाएँ। बदमाशी पिछले 40 सालों से चल रही है मशरिक़ जी। वुस्ता में, इसे ख़त्म होना चाहिए, अदरवाइज़ हम सारी दुनिया को तबाह करेंगे। हाँ, ये बात तो है, ख़ैर ख़त्म होती तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यानी इसमें कुछ ब्रेक ही हाँ, फ़िलहाल आ इसको जाए। इसको रोका जाए। इसको किसी तरह से यानी जो सिचुएशन बहुत ही बुरे बुरे डायरेक्शन में चल रही है, इसका डायरेक्शन कम से कम दुरुस्त हो जाए। दुरुस्त हो जाए, कुछ जो है वो चीज़ रुक जाए और अच्छी समत में चल पड़े, ये मेरे ख़्याल में इस वक़्त ज़्यादा चलो, इसी इम्पोर्टेंट दुआ है। के साथ अपनी जी, गुफ्तगू क्योंकि को मैं चाह रहा था कि हम एंड ज़रा थोड़ा-सा पॉज़िटिव करें। हाँ, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि जी, दुनिया में जंगें ख़त्म हों और जी। दुनिया में अमन हो, और सारी दुनिया अपना ही घर है, जी, और बिल्कुल किसी और वो जो मिलकर। हम यूटोपियन वर्ल्ड जिसको कहते हाँ, हैं जिसमें अमन हो, जिसमें सब सुख हाँ, शांति चैन से का जो रहे, है वो बिल्कुल, हो बिल्कुल। और सबके राइट्स को माना जाए और जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में एक और बात भी आती है ना, जस्ट जो सॉल्यूशंस हैं, वो निकलें हाँ, जिससे जो है लोग जो है वो उनको सुकून मिले और सुकून उनको जो है वो हमारी दुआ तो ये है मिले। कि एक जिसका जो हक है उसको वो वो मिले। मिले, मिले, बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही फिर ये गुफ्तगू ख़त्म कर देते हैं, और देखने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि इस मौज़ू पर आप अपना फ़ीडबैक दें, आपके सवालात हों तो ज़रूर पूछें, डॉक्टर सईद साहब से पूछना है उनसे पूछें, मुझसे पूछना है मुझसे पूछें, और हमारे बारे में तनकीदी राय दें, तामीरी राय दें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूर बात कीजिए। ये हम बात कर सकते हैं और सही हमें बात बात है। करनी चाहिए। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, खुदा थैंक यू। हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।